पाक में घुसकर किया अटैक। बजरंग बली ने भी किया सिंदूर का श्रृंगार, आतंकियों का होकर रहेगा संहार। मोदी बोले जय हनुमान, सिंदूर से मिटेगा पाकिस्तान। देखिए शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। सिंदूर हमारी परंपरा, आतंकियों का सर्वनाश होगा। पहलगाम में संस्कृति पर हमला, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। सिंदूर बना शौर्य का प्रतीक, पाक में घुसकर किया अटैक। बजरंग बली ने भी किया सिंदूर का श्रृंगार, आतंकियों का होकर रहेगा संहार। मोदी बोले जय हनुमान, सिंदूर से मिटेगा पाकिस्तान। देखिए शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग, घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रनीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज। खबरों से समाज में बदलाव का आगाज। आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी। निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दी थी धमकी। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। भोपाल में PM मोदी की पाकिस्तान को फिर चुनौती। गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना। पाकिस्तान की सीमा से लगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में आज मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत बजेंगे सायरन और होगा ब्लैकआउट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर फिर भरी हुंकार। कहा भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। तो PM मोदी ने कहा परमाणु बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा भारत। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। फिलहाल देश में एक्टिव केस 2390 के करीब। अब तक 16 लोगों की हुई मौत। मैसूर में 63 साल के बुजुर्ग की मौत। केरल में और महाराष्ट्र में 60% मामले।
नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पहलगाम में आतंकवादियों ने नारी शक्ति को चुनौती देकर भारी गलती कर दी। नारी शक्ति को चुनौती देना पहलगाम में आतंकवादियों के लिए एक बड़ी गलती से कम नहीं था। पाक समर्थित आतंकियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहलगाम में पूरी तरीके से नारी शक्ति को निशाने पर लिया, लोगों की हत्याएं की और उसके बाद यह भी कह दिया कि जाकर अपने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दे देना। लेकिन भारत ने जिस तरीके से हमला किया, भारत ने जिस तरीके से बाद में चुन चुनकर 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उसके बाद 11 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, उसने एक बात सीधे तौर पर सबक के से सामने रख दी कि अब भारत टेरर को नहीं सहने वाला। कोई भी जमीन हो, कोई भी दूरी हो, भारत अंदर तक घुसकर मार करेगा। एक रिपोर्ट। सिंदूर हमारी परंपरा, आतंकियों का सर्वनाश होगा। पहलगाम में संस्कृति पर हमला, पाक का नामो निशान मिटेगा। सिंदूर बना शौर्य का प्रतीक, पाक में घुसकर किया अटैक। बजरंग बली ने भी किया सिंदूर का श्रृंगार, आतंकियों का होकर रहेगा संहार। मोदी बोले जय हनुमान, सिंदूर से मिटेगा पाकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। पहलगाम हमले का बदला तो ले लिया, लेकिन 140 करोड़ हिंदुओं का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। आतंकियों ने पहलगाम में 26 भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, नारी शक्ति के प्रतीक सिंदूर पर हमला किया। समाज को बांटने की कोशिश करते करते आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी। उन्होंने नारी शक्ति को चुनौती दी, 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया। सिंदूर भारत की परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। शक्ति पूजा में भी सिंदूर का अर्पण किया जाता है। उसी पवित्र सिंदूर को आतंकियों ने मिटाने की जुर्रत की। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों और उनके सरपरस्त पाकिस्तान को इस हिमाकत की बड़ी सजा दी। नारी शक्ति को ये चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए घातक साबित हुई। संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। संस्कृति पर प्रहार करने वाले आतंकवादियों और उन्हें पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने डंके की चोट पर सजा दी। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया। जिन लॉन्च पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती थी, उन लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने अब मिसाइल में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक की कोशिश की तो भारतीय सेना ने न सिर्फ उन ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया बल्कि पाकिस्तान के 12 में से 11 सैन्य एयरबेस को भी तबाह कर दिया। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, अगर सीमा पार से एक भी गोली चली तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के अभी 9 ठिकानों को ही ध्वस्त किया है। पाकिस्तान में अभी आतंकियों के और ठिकाने हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाना है। सरेंडर की भीख मांगते पाकिस्तान पर तरस खाकर भारत सीज फायर के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन अपनी शर्त पर, और शर्त ये कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। आतंकियों के समूल नाश तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बस एक गलती की देरी है। पाकिस्तान गलती करे तो ऑपरेशन सिंदूर अपने पूरे शबाब पर होगा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। लगातार बॉर्डर स्टेट्स में आज मॉक ड्रिल हो रही है। ब्लैकआउट भी किया जाएगा और इस दौरान जनता को बताया जाएगा कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो जनता को करना क्या है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। ये खबरें अब लगातार आएंगी, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से आएंगी। इन मॉक ड्रिल के दौरान सभी एजेंसीज को कैसे मिलजुल कर काम करना है, लोगों को कैसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लोगों को कैसे दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना है और लोगों को क्या नहीं करना है, ये मॉक ड्रिल के दौरान बताया जाएगा। क्या करना है सबको पता है, लेकिन मॉक ड्रिल क्योंकि देश के ऊपर किसी आपदा के दौरान उसके तैयार होने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए क्या नहीं करना ये बहुत ज़रूरी है। हम सब क्या नहीं करना चाहिए इसको कम से कम ध्यान देते हैं और मॉक ड्रिल कम से कम हमें उस क्या नहीं करना है को ज़रूर आदतों में डलवाएगी। कभी भी कुछ भी हालात हो सकते हैं, तैयार रहना है, मदद के लिए तैयार रहना है, समझना है हालात को, एजेंसीज को कैसे इस बारे में अपडेट करना है और कैसे अपना आपा नहीं खोना है और घबराना नहीं है। तो लगातार हमारे तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखनूर से आ रही तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से, केवल अखनूर से तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, ये तस्वीरें पंजाब से भी आएंगी, तस्वीरें राजस्थान से भी आएंगी, तस्वीरें गुजरात से भी आएंगी। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये सारा का सारा हिस्सा पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वेस्टर्न फ्रंट के साथ हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट, हर डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। लोगों को क्या नहीं करना है ये बताया जाना है। लोगों को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो कम से कम तौर पर करके अगर उनके आसपास हालात बिगड़ते हैं तो कैसे लोगों की उन्हें मदद करनी है। मॉक ड्रिल एक मौका है लोगों के लिए समझने के लिए। हालांकि दौर बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, ये तस्वीरों का दौर है, वीडियोस का दौर है, लेकिन मॉक ड्रिल तस्वीरों और वीडियोस से भी कहीं आगे है। ये आपकी प्रैक्टिस का भी समय है कि आप खतरे के हालात में कैसे खुद को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को बचाते हैं और दुश्मन को ऐसा मौका नहीं देते हैं कि वो आपके जरिए टोह ले सके। रजाउल्लाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजस्थान से। रजाउल्लाह, कहां से जुड़े हैं आप? वहां पर क्या मॉक ड्रिल शुरू है, दिखाएं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जयपुर के खातीपुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर रियल टाइम जो मॉक ड्रिल है वो यहां पर लगातार जारी है। बाकायदा यहां पर जो बम है वो फोड़े गए हैं। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो तमाम खतरे से किस तरीके से बचना है, उस तमाम चीजों को लेकर जो तमाम तरह के जो अधिकारी हो, चाहे से तमाम प्रशासनिक अमला हो, वो यहाँ पर मौजूद है। सामने बिल्डिंग के अंदर देखा जा सकता है यदि कोई हवाई हमला होता है तो उस हवाई हमले से किस तरीके से बचना है, उस तमाम चीजों की जानकारी है वो तस्वीरों में यहाँ पर देखा सकता है। बाकायदा सिविल डिफेंस के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग तरीके से तमाम बिल्डिंग्स को जो खाली करवाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो सेना के जवान है वो तमाम जवान भी यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा चाहे से जयपुर कलेक्टर की बात की जाए, एडिशनल कमिश्नर की बात की जाए, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे और तस्वीरों में देखा जा सकता है एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से जो तमाम टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर जो काम है उसको अंजाम देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है उसको लेकर जो तमाम जानकारी यहाँ पर कहा गया था कि मॉक ड्रिल होगी और जो वास्तविक समय है उसको नोट करने के साथ जो तमाम तैयारियां हैं उसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से हमारे जो राजस्थान पुलिस के जवान हो, चाहे से सिविल डिफेंस हो, चाहे से SDRF हो, NDRF हो, QRT, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आसपास के इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एम्बुलेंस की जो गाड़ियां है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। उसके अलावा चाहे से दमकल टीमों की बात की जाए या फिर अलग अलग टीमों की बात की जाए, वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरह से लोगों को जो तमाम
सहारा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो जयपुर कलेक्टर की बात की जाए या फिर कमिश्नर का चार्ज जिनको दे रखा है जो कुंवर राष्ट्रदीप जी, उन तमाम लोगों की बात की जाए वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। जो आपातकालीन सायरन है वो लगातार यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है किस तरीके से लोगों की सहायता की जा रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि काफी रिहायशी इलाका है और सामने जो बिल्डिंग देखी जा सकती है उस बिल्डिंग के अंदर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो एक साथ कई गाड़ियां पहुंची। बड़ी बात यह कि जो एनसीसी कैडेट है उन तमाम कैडेट्स का भी यहाँ पर जो सहारा है वो लिया गया है। फिलहाल बड़ी बात यह कि जो तमाम भारतीय सेना के जवान है वो भी इस मॉक ड्रिल के अंदर मौजूद है और पूरी तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील करने के बाद जो आगे की तमाम कार्रवाई है उसको फिलहाल यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आपातकालीन जो इमरजेंसी जो सायरन है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। जो दमकल की गाड़ियां हैं वो गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आइए एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देखा जा सकता है रेड जोन यहाँ पर इलाके को घोषित कर दिया गया है। जो सिविल डिफेंस के जवान है वो तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से जो आगे की तमाम कार्रवाई है उसको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं बाकायदा वास्तविक, क्योंकि शाम को 5 बजे जो मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था उसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसे एनसीसी कैडेट हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, राजस्थान पुलिस के जवान हो, चाहे अलग अलग तरह की गाड़ियां हो, वो तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरीके से जो आगे की जो तमाम सिचुएशन संभालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों में देख सकते हैं जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो तमाम लोग हैं उन तमाम लोगों की तरफ से जो बचाने का कार्य है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। सहयोगी कहूंगा दिखाएं किस तरीके से, चाहे से हमारे सिविल डिफेंस टीम की बात की जाए, राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और जो तमाम रेड अलर्ट घोषित होने के बाद में जिस तरीके से, क्योंकि 5 बजे ये ऐलान किया गया था कि जयपुर सहित जो पूरा प्रदेश है वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और उसके बाद तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम अधिकारी है वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय पुलिस के जवानों की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मोर्चा जो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है घायलों की मदद के लिए जो हाथ है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो यहाँ पर तमाम लोगों को लेकर पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से, चाहे से अलग अलग जवानों की बात की जाए, चाहे सेना के अधिकारियों की बात की जाए या फिर जो तमाम अलग अलग एम्बुलेंसेज की बात की जाए, उन तमाम एम्बुलेंस के जरिए जो सभी लोग हैं उनको यहाँ पर जो बचाने का प्रयास है वो फिलहाल यहाँ पर जो किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर, चाहे से यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए या फिर सेना के उन तमाम अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सिलेंडर वगैरह जो तमाम चीजें हैं उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो एग्जिट जो रेस्पॉन्स टाइम है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिला है। जी कि फिलहाल देखने को मिला है, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रजाउल्लाह, आप काफ़ी पहले से यहाँ पर मौजूद थे, हम देख पा रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाइए जहाँ क्या लोग यहाँ पर ये खड़े हैं, मौजूद हैं इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए कि उन्हें क्या करना है अगर हालात ऐसे होते हैं तो। बिल्कुल, देखिए अगर मैं लोगों की बात करूं तो स्थानीय जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। आइए इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति चल रही है, क्या कुछ जागरूकता यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली? यहाँ पे वो ड्रिल कराई जा रही है, इससे लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा। आप क्या कहेंगे वैसा जिस तरीके से? सर बहुत ही शानदार ये प्रदर्शन है। यहाँ पर घायल खतरे का समय है और खतरे के समय को संभालने के लिए जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो उन तमाम एक्टिवनेस के बाद में जो लोग हैं उनको यहाँ पर से खाली करवाया जा रहा है। पूरा इलाका है उसको यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। चाहे से कलेक्टर की बात की जाए, चाहे से कमिश्नर की बात की जाए, एडिशनल कमिश्नर की बात की जाए, भारतीय सेना के जवानों की बात की जाए या फिर तमाम लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक महिला यहाँ पर घायल हुई है। उन घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने का जो तमाम काम है वो सिविल डिफेंस के तमाम अधिकारियों, पदाधिकारियों और जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है और भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है वो मौके पर दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के साथ साथ जो तमाम बंदोबस्त, क्योंकि कहा गया था, कल सीएस ने मीटिंग ली थी और मीटिंग के अंदर कहा गया था कि जो तमाम रेस्पॉन्स का टाइम है वो अप टू डेट रहना चाहिए, जिसके बाद तमाम चीजों की, चाहे से दमकल की टीमों की बात की जाए, चाहे से एम्बुलेंस टीम की बात की जाए, उन तमाम टीमों को लेकर जो वास्तविक समय है वो यहाँ पर फिलहाल तय किया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि शाम को 5 बजे के साथ ही यहाँ पर एकदम से धमाकों की आवाज आना शुरू हुई और धमाकों के बाद में जो आपातकालीन सायरन है वो सायरन यहाँ पर सुनने को मिले। फिलहाल हमारे जो संवाददाता है अक्षय जायसवाल वो भी यहाँ पर मौजूद है। अक्षय, जानना चाहेंगे काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे, एकदम से कैसा यहाँ पर आपको माहौल नजर आया? देखिए जिस तरीके से देश में जो पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया देश की सरकारों द्वारा, और यहाँ पर मान सकते हैं कि राजधानी जयपुर में मॉक ड्रिल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं,
किस तरीके से जो मैं सिविल डिफेंस के जवान हैं, आप पुलिस बने के रहे जवान मेरे हैं, साथ। मैं आर्मी अजय के जवान जांडियाल हैं, का तो रुख करता हूं, मेरे साथ इस वक्त जम्मू से जुड़े हुए हैं। अजय, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिखाइए विस्तार के साथ। धमाके के बाद जख्मी हुए उन लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो हालात पाकिस्तान की तरफ से बने, उसके बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित निकालना, लोगों को इवैक्यूएट करना जो है ये बड़ी चुनौती थी। तो इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ इवैक्यूएशन चल रहा है। ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर सिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की शेलिंग में लगातार सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिशें की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को सुरक्षित जो है बचाया जा सके। देखिए धमाके के बाद क्योंकि यहाँ पर आग लगी हुई थी, तो ऐसे में यहाँ फायर टेंडर के लोग जो हैं वो पहुँचे हैं और वो पूरे तरीके से इस आग को शांत करने के लिए जो है वो पूरे तरीके से तैनात और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ जो इलाका है इसको सुरक्षित किया जा सके। दरअसल ये अखनूर सेक्टर का इलाका है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार शेलिंग करके इन लोगों को जो है वो टारगेट किया गया, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया, घरों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर चीज़ों को सुरक्षित जो है वो किया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। उसी के चलते ये तमाम मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर हो रही है। आप देखिए किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एम्बुलेंसेस हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को के साथ मिलकर इनको अवेयर किया जा रहा है, ताकि कोई भी परिस्थितियां यहाँ पे ऐसी बने तो उनको उस सिचुएशन को जो है वो संभाला जा सके। ये इलाका जो है अखनूर का है और अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करके ड्रोन हमले करके कई लोगों को निशाना बनाने की जो है वो प्रयास किए गए। अब देखिए अभी भी सायरन पहले बजे, उसके बाद धमाका और उसके बाद से लगातार जो है पुलिस के लोग, एम्बुलेंस में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और तमाम जो बाकी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से अवेयर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है वो चीज़ों को संभाला जा सके और सुरक्षित जो है वो किया जा सके। बाकी 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा करें, हमने पूरा वो कर भी दिया है। हमने देखा कि आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी रहती है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग। कोऑर्डिनेशन का जो हमने रखा है, हमने जैसे कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया हुआ, कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करने के बाद जहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ है, उस जगह से हमें इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम जो है वो बने हुए हैं, उन्होंने हमें कॉल की, हमने इमीडिएटली जो है जो सिविल डिस्टर्बेंस था, SDRF था, पुलिस थी। हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर इस वक्त क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल इस वक्त शुरू हो गई। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, हम अपने टॉपिक को लेकर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ के सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है के सिन्हा। आप एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर, बहुत दिनों बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत स्वागत है एम्बेसडर आपका भी। प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर, मेरे साथ सर इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही कमोडोर अनिल जय सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला अपने टॉपिक से जुड़ा हुआ शुरू करूं, मेजर जनरल के सिन्हा, मॉक ड्रिल्स कितनी जरूरी होती है जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं? जय हिंद राजीव जी। जय हिंद सर। मॉक ड्रिल दो आयाम से, दो तरीके से आप देखें तो बहुत जरूरी है। एक तो हम उस सिचुएशंस की, वॉर सिचुएशंस में क्या हो सकता है इसकी जानकारी देते हैं। दूसरा, हमारी सबसे बड़ा चीज है वो हमारा जज्बा, जो जज्बा को हम भरते हैं इससे। और आप ये जज्बे को देखे हैं, 7 तारीख के पहले भी मॉक ड्रिल हुआ, तो लोग उस समय कितने जज्बा के साथ आपके साथ खड़े होते हैं, कितनी जज्बा से आप करते हैं, और उसका आपने देखा, उसका असर 7 से 10 तारीख को देखा। वो जज्बा ही है जो कि बांध के रखता है हमारे पूरे सेनाओं को। वही जज्बा है कि आपकी ताकत देता है 140 करोड़ की आपके पीछे खड़ी हुई। और ये बहुत जरूरी है कि आप एक मेंटली प्रिपेयर करते हैं लोगों को। इसलिए मॉक ड्रिल का बहुत बड़ा आयाम है, ये छोटा ही नहीं, ये आपके जंग लगे हुए, जो भी आप में जंग लग जाता है जो पीस टाइम में या हमारे, उसको धोता है। और ये आपको एक रिहर्सल कराता है क्या सिचुएशंस हैं, क्या रियलिटी है, और आपको सेनाओं के शौर्य से, उनकी साहस से, उसकी दमसकता से, और आपका एक पार्टिसिपेशन देता है। सबसे बड़ी बात है राजीव जी, उस समय आपने देखा होगा बहुत लोग आना चाहते हैं कि हमें लेके हम जाएंगे,
और यही जज्बा मैंने देखा है पंजाब में, अपने यही देखा है जम्मू एंड कश्मीर में। वो कहते हैं आप क्यों जाएंगे, हम आगे आपके चलेंगे। तो ये जज्बा पैदा करता है ये मॉक ड्रिल, ये जज्बा पैदा करता है मॉक ड्रिल। बस दीपक वोरा, हालांकि एक बहुत छोटी सी बात कही जा सकती है, बॉर्डर एरियाज में सारी चीजें हैं, लेकिन कहते हैं ये छोटी बात सबसे ज्यादा मदद के लिए तैयार करती है हमको। क्या हम इसमें ये सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए अगर हालात बदलते हैं तो? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। कितनी देर के बाद आपने मुझे बुलाया है, मैं हाजिर हो गया। और फिर आपके पास 3 फौजी हैं यहाँ पर, तो एक डिप्लोमेट की क्या जरूरत है जब हम लोग स्थिति को संभाल नहीं सकते। You are the great sir. हम जनरल साहब You are the great. You're great sir. हम जनरल साहब से कहते हैं जाके ठोक के आओ दुश्मन को, बाद में हम आके समझौता कर लेंगे उसके साथ। That is awesome. सर जब मैं टेनिस, मैं बचपन में टेनिस बहुत खेलता था, तो मेरी अब 74 साल की उम्र, अब नहीं इतना खेलता हूँ। तो जिस एकेडमी में जाता था वहां का एक नारा था, उसको कहते थे P5 फॉर्मूला, P5, परसिस्टेंट प्रैक्टिस प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। कि अगर आप लगातार कोशिश करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस कमजोर नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो हम करते हैं, तैयारी करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है सर, 65 की लड़ाई में मैंने देखा है सिविल डिफेंस, 71 की लड़ाई में मैं खुद शामिल था उसमें, 1999 तक मैं देश की राजधानी में रहता हूँ, तब भी मैंने देखा था कि सिविल डिफेंस किस तरह से हमको ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा करो वैसा करो एटसेट्रा, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक चीज बांटना चाहता हूँ, जनरल साहब मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें समय। सर प्लीज। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, और जब मैं 1973 में विदेश सेवा में भर्ती हुआ था सर, बहुत समय मैंने बिताया था पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव को बदलने के लिए, काउंटर करने के लिए। वो बात करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ की रेजोल्यूशंस की, मैं बहुत समय बर्बाद करता, अरे ये बकवास कर रहा है, कुछ नहीं है, ये नहीं हुआ। अब जो मैंने देखा है सर, खासतौर से इस प्रधानमंत्री के साथ, वो नैरेटिव बदल चुका है। अब जब भी मैं इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल्स पे होता हूँ या मैं विदेश जाता हूँ, वो कश्मीर की बात करते हैं कि भाई समस्या क्या है, मैं कहता समस्या ये, उसको बोलो वापस कर दे कश्मीर, समस्या खत्म। अब बिल्कुल नैरेटिव बदल गया, अब वो डिफेंसिव पे है, मैं नहीं हूँ, अब मैं अग्रेसर बन गया हूँ एक तरह से, कि मैं बताता हूँ कश्मीर का हल क्या है, गिव इट बैक टू मी, टाइगर, घर जाके सो जाओ, छोले खाओ वहां पर, कश्मीर का तो कुछ नहीं मिलने वाला, रिटर्न कर, और फिर मैं रेजोल्यूशंस पास करा दूंगा, जिस संस्था में तुम कहो, UN में खूब रेजोल्यूशंस मैं पास करवा दूं। ये हमारा अब नया नैरेटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब जो 140 करोड़ लोग हैं जो फौज की पीछे खड़े हैं अटूट दीवार की तरह, इनका भी हौसला बढ़ता है कि पूरा देश एक तिरंगे के पीछे, पूरा हिंदुस्तान निकल पड़ता है सर, और सबसे आगे हमारी सेना रहती है, बहुत हम इनकी इज्जत करते हैं। एंड मेरा मानना है कि जो ड्रिल्स हम कर रहे हैं, 2 चीजें, एक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा हम वो जो क्या नाम है उस देश का सर, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, पाकिस्तान को ये संदेश दे रहे हैं कि टाइगर ये तैयारी कर रहे हैं युद्ध की तैयारी करना भी बहुत महंगा होता है सर, मेरी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, उस कमीने की तो कुछ भी नहीं है, अब वो अगर मुझे मेरा मुकाबला करने की कोशिश करेगा, खत्म हो जाएगा। फाइनली जनरल साहब और बेटा, इफ यू गिव मी अनदर 30 सेकंड, मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा 1999 में कारगिल का जंग हुआ था, याद है बेटा? मैं आपकी उम्र नहीं जानता कितनी है, जनरल साहब को याद होगा, आपने तो भाग भी लिया था जनरल, यू वर आउटस्टैंडिंग। उस समय क्या हुआ था, एक परवेजी मरेजी कोई होता था, पाकिस्तानी जनरल, उसने कहा जी मैं तो जंग जीत रहा था, ये बेवकूफ नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री था, उसने हमको हरा दिया वो समझौता करके। और यही चीज सर मैं इस साल 2025 में वही देख रहा हूँ, ये जो अब वो नवाज का बदमाश शरीफ भाई जो है, पता नहीं उसका नाम क्या है, शाबाश है सब कुछ नाम है, वो क्या बोलता है कि आर्मी के चीफ ने मुझे फोन किया सवेरे 2:30 बजे, मैं स्विमिंग कर रहा था, किसके साथ ये नहीं बताया, तो मैं स्विमिंग कर रहा था सवेरे 2:30 बजे, उसने मुझे फोन किया कि साहब मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। यू नो सर इसके पीछे क्या है, जब मुनीर निकालेगा इस बदमाश को तो वो कहेगा तू देशद्रोही है, बदमाश को तूने मुझे कहा था जंग बंद कर, मैं तो लड़ने को तैयार था। ये बड़ी शातिर खेल खेल रहा है ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फूल मार्शल जो है, और वो बेवकूफ जो शराब बहुत पीता है, वो जो भी उसका नाम है बदमाश शरीफ, उसको समझ नहीं आ रहा। सो यू आर गोइंग टू सी दिस, अगले मेरा मानना है कुछ ही दिनों में आप इसका परिणाम देखेंगे। पाकिस्तान इज इन ट्रबल, उसमें कोई दो राह नहीं है सर, और ये जो हम कर रहे हैं ये संदेश दिया जा रहा है, वी आर रेडी, आज आजा, कल आजा, 1 महीने के बाद आजा, अब हम आराम नहीं करेंगे, ये एक भारतवासी का मानना है।
एम्बेसडर दीपक वोरा, हु सेज यू आर 74? मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे भी यंग हैं, और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आपने एक बहुत सीरियस टॉपिक को इतना अच्छी तरीके से, इतना लाइट वे में गंभीरता उसकी हमको समझा दी। लेकिन एक और हमारे साथ यंग ब्लड हैं और उनका नाम है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। विंग कमांडर बख्शी, कितनी जरूरी होती है मॉक ड्रिल? इससे पहले कि मैं टॉपिक पर आऊं, क्योंकि इस वक्त लाइव हर जगह पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे हर स्टेट में चल रही है। अगर पढ़ती है तो किस तरह से निपटा जाए उसको लेकर आज ये मॉक, जैसे कि जनरल साहब ने भी बोला और दीपक साहब ने भी बोला, मॉक ड्रिल की बहुत ही अहमियत होती है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है आपकी खामियां कहाँ कहाँ हैं। पहली बात तो है, मॉक ड्रिल करने से पहले जो ब्रीफिंग होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। पहले हमें सबको अवगत कराना चाहिए मॉक ड्रिल में पहले जो एक ओपनिंग ब्रीफिंग होती है कि क्यों कर रहे हैं और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा। अभी तक क्लियर नहीं था। कई जगह मैंने 1971 में हमने देखा था, जब ये मॉक ड्रिल होती थी, हम लोग जाके एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंस जाते थे, उनको करवाते थे। हमने देखा कि उनको कई जगहों को पता नहीं था क्यों है, क्यों बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स आएंगी, क्यों क्या कहते हैं ऑप्स रूम बनेगा जो एयर डिफेंस सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, एयर सायरन क्यों होता है, वार्निंग्स क्यों दी जाती हैं। फिर सबसे बड़ी मॉक ड्रिल का अहम चीज़ है आपके लोगों को प्रोटेक्शन किधर दी जाएगी इन केस ऑफ रेड। एयर रेड से बेसिकली मॉक ड्रिल कराई जाती है उनके लिए। कहाँ जाएंगे, उस अलॉटमेंट ऑफ द बंकर्स, वो सबसे मेजर चीज़ होती है। उसका 6 महीने पहले से ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। और मेकिंग द बंकर्स, आज कॉलोनीज में अटैक होगा, क्या सब लोग मेट्रो रेलवे स्टेशन ढूंढेंगे या अपने बंकर में बेसमेंट में जाएंगे? इसीलिए मॉक ड्रिल्स होती हैं सब बताने के लिए। अब सायरन बजा, ये हो यहाँ पे बॉम्ब है, आपको क्या करना है। तो सारे जितने डेप्यूटी वार्डन्स होते हैं जो सिविल डिफेंस के होते हैं, वो अपने लोकल एरियाज को कंट्रोल करते हैं। और डॉक्टर्स किधर होंगे, मेडिसिन कहाँ होगी, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट आएगी तो क्या करेगी, ये सारा का सारा। और उस समय पब्लिक क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। आप जब अपना घर इवैक्यूएट कर रहे हो, गैस को बंद करिए, बिजली बंद करिए, तब निकलिए, ये सब भी बताया जाता है। तो मॉक ड्रिल अगर 2-3 बार की जाए, एवरीबडी इज वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है। पर इसमें हमको इन्वॉल्वमेंट होती है एनसीसी की, सर्विस कोर की, कैडेट कोर की, और टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट होती हैं, उनको भी लगाया जाता है टू हेल्प। पुलिस, इवैक्यूएशन यूनिट्स, फायर कंट्रोल, फायर फाइटिंग, ये सब एक ऑप्स रूम से कनेक्टेड होते हैं। वो ऑपरेशन रूम जो जिसको आप कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहते हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। और जब सायरन बजता है फ्रॉम द वार्निंग ऑफ एयर डिफेंस सेंटर कि वो सायरन देखते एयर रेड कहाँ से आ रहा है, या रेलवे रिपोर्टिंग से आ रहा है, या यहाँ से आ रहा है, वो सारा का सारा सायरन किस तरह बजेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, स्टार्ट एंड एंडिंग कैसी होती है, इसके भी ड्रिल होती है। और ब्लैकआउट कैसे होगा, ब्लैकआउट के बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लैकआउट आप नहीं करेंगे ठीक से, उसको चेक करने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट भी होते हैं। तो इन सब को देख के, और एक चीज़ और है, पुलिस को अवगत कराया जाता है। इसका सहारा लेंगे जो अंडरग्राउंड एलिमेंट्स यहाँ और दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे, वो भी सतर्क रहते हैं। तो जब पब्लिक को इन सब चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है, काम बड़ा आसान हो जाता है। एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी डूइंग इट। इनफैक्ट जैसे बोला जा रहा था, वॉलंटियर्स आते हैं सामने करने के लिए, यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, सब आते हैं। ये देश की शक्ति दिखाता है, ये देश की स्पिरिट दिखाता है। और ड्रिल जितने आप करें, वो ड्रिल उतना ही आपको पक्का करता है। आई पर्सनली फील कि हमको इन ड्रिल्स को सहारा देना चाहिए, और जितने भी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड हो जो भी हों, उनको वॉलंटियर टीम में ले जाना चाहिए। जैसे अगर हमको कहा जाए, हम जरूर जाके बताएंगे जो हमारे पास पता है कि सैंडबैग्स कैसे भराए जाएंगे, सैंडबैग्स की बड़ी अहमियत होती है, कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, कैसे होगा। अगर रोड साइड में भी अगर आपने बंकर्स बनाए हैं तो कार कैसे पार्क होके कैसे लोग भाग के जाएंगे, उसकी भी ड्रिल होती है। तो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट राजीव, जो हम कर रहे हैं अभी बॉर्डर टाउन्स में, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में इस सबको अवगत करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ 1971 के बाद। वी कैन फॉरगॉट इट। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गवर्नर्स, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह ने अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को कहीं और लगा दिया है।
उनकी पूरी आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। रजाउल्लाह मोहम्मद से मोहम्मद रजाउल्लाह मेरे साथ जयपुर से सब जुड़े हुए हैं और वहां भी मॉक ड्रिल हो रही है। रजाउल्लाह वहां की तस्वीरें दिखाएं, बहुत जरूरी है, ये हालात कब बदल जाएं कुछ नहीं पता। रजाउल्लाह, जयपुर के खातीपुरा इलाके के एक मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मॉकड्रिल के तौर पर यहाँ पर जो बाजार है उस बाजार को यहाँ पर जो है बनाया गया था। बाकायदा लोग यहाँ पर सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे थे, सिलेंडर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर एकदम से जो बम है वो फूटने की आवाज है, जिसके बाद शाम को 5 बजे के साथ ही अलग अलग इलाकों में बाकायदा सायरन भी बजाया गया और उसके बाद अब तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम आगे की कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, एक महिला को ऊपर छत से नीचे भेजा जा रहा है। जो सिविल डिफेंस के तमाम जवान है वो तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय थाना के साथ साथ जो आसपास के इलाके के थाने हैं वो तमाम थाने के जवान यहाँ पर मौजूद है। एनसीसी कैडेट्स का यहाँ पर जो सहयोग है वो लिया जा रहा है। एसडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एआरटी, क्यूआरटी के साथ साथ चाहे दमकल टीमों की बात की जाए या फिर एम्बुलेंसेस की बात की जाए, वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और आसपास के इलाके के कुछ हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम भी बताया गया है कि यदि आपके इलाके के अंदर इस तरीके से कोई भी हमला होता है तो कौन से हॉस्पिटल को आपको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, उसके अलावा कौन से हॉस्पिटल के अंदर कितने कितने बेड यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं वो उपलब्ध करवाई गई है। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है जो इलाका है वो पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय सेना के जवान यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, एडिशनल कमिश्नर कुंवर राशिदीप की बात की जाए, अलग अलग इलाके के एसीपी, डीसीपी सहित अन्य लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरह के जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो यहाँ पर फिलहाल किए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही शाम को 5 बजे से वैसे ही इस इलाके के अंदर बम की एकदम तेज आवाज आई, यहाँ पर धुएं निकलना शुरू हुए और धुएं निकलने के बाद जो तमाम आगे की कार्रवाई है उस तमाम कार्रवाई को यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ खामियां भी यहाँ पर देखने को मिली, जिसके अंदर बताना चाहेंगे जो दमकल की गाड़ियों के जो पाइप हैं वो यहाँ पर निकल गए थे और उसके बाद जो आगे की तमाम तैयारियों को लेकर भी, क्योंकि खुद अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं वो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन शाम को 5 बजे के साथ ही इलाके के अंदर जिस तरह का माहौल नजर आया था, तस्वीरों में देखा जा सकता है जो अलग अलग गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। चाहे से राजस्थान पुलिस के जवान की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ भी क्योंकि काफी इमरजेंसी के अंदर काम आने वाली टीम है वो यहाँ पर होती है। तो तस्वीरों के अंदर इलाके के अंदर लोगों को जो तमाम जागरूक करने का काम है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि प्राथमिक उपचार यहाँ पर किस तरीके से दिया जाएगा, हमने बताया था कि जो घायल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उन तमाम घायलों को टाइम से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जो बंद है वो कर दिए गए हैं। तकरीबन 5 से ज्यादा जो पुलिस की और जो तमाम एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से जो डायरेक्शन है वो तमाम डायरेक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं जो सिविल डिफेंस के जवान है वो लगातार माइक्रोफोन के जरिए अपने जो दूसरे अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों को जो आगे के दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो आज इस पूरी मॉकड्रिल के अंदर ये भी देखने को मिला है कि जो भारतीय सेना के जवान है वो तमाम सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इलाके को पानी डालकर ठंडा कर दिया गया। यहाँ जिस तरीके से जो यहाँ पर लगातार ये आवाज आ रही थी, बम फूटने की आवाज आ रही थी, क्योंकि मार्केट था, मार्केट का रूप है वो यहाँ पर दिया गया था। और उसके बाद अब जिस तरीके से ये जो तमाम यहाँ पर मॉकड्रिल हुई, कहा जा सकता है कि लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो राजस्थान सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से सटे हुए 4 राज्य हैं जिनके अंदर चाहे पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर अन्य राज्य की बात की जाए, उन तमाम राज्यों के साथ क्योंकि पाकिस्तान की ठीक है रज़ाउल्लाह। कमांडर अनिल जय सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमांडर अनिल जय सिंह, पूरा का पूरा वेस्टर्न सेक्टर ये गुजरात तक जम्मू कश्मीर से सब इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहा है। एक तो ये मॉक ड्रिल कितनी जरूरी है, आपका वर्जन क्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्योंकि आप नेवी से जुड़े हैं, क्या कोस्टल एरियाज की मॉक ड्रिल कुछ डिफरेंट होती है? देखिए, पहली बात तो ये मॉक ड्रिल जो हो रही है, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, 1971 के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ इस किस्म की मॉक ड्रिल होते हुए। हम बच्चे थे 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, मेरे फादर आर्मी में थे, दोनों युद्धों में उन्होंने पार्ट लिया। हम जम्मू में थे। हमको 6 साल के बच्चे थे, 7 साल के थे, हमको ये मालूम था ट्रेंच कहाँ पे, हमको कहाँ जाके छुपना है अगर एयर रेड आएगा। कैसे ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट ये नहीं होता था ग्रिड ऑफ हो जाता था, हर एक घर अपने बत्तियां मिनिमम करता था। हम खिड़कियों के ऊपर कागज चिपका देते थे, एक रोशनी का एक बिल्कुल बाहर नहीं नजर आती थी। तो ये तो मेरा जहां तक दृष्टिकोण है, सिविल डिफेंस का जो ये प्रिपेयर्डनेस है, ये दो तरीके से देखनी चाहिए। एक, नागरिक को क्या करना है,
और दूसरा नागरिक की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है। हमको दोनों चीजें प्रैक्टिस करनी है। अभी ये मैं पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूं कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको कोई आइडिया नहीं है कि अगर कल एक एयर रेड हो गया किसी शहर के ऊपर तो उनको खुद क्या करना है, बिल्डिंग से कैसे इवैक्यूएट होना है। हमारी कितनी बिल्डिंग है आजकल, जब 71 की लड़ाई में हाई राइज बिल्डिंग इक्की दुखी होती थी कि दिल्ली जैसे शहर में भी, अब हर एक शहर में हाई राइज बिल्डिंग 30 मंजिला 40 मंजिला, आपके पास इवैक्यूएशन प्रोसीजर है हर एक बिल्डिंग का। आपने कितनी बार उन बिल्डिंग्स को में नागरिकों को प्रैक्टिस कराया कि कैसे इवैक्यूएट होंगे। फायर ड्रिल होती नहीं है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट काम नहीं करता है, कोई उसको चेक नहीं करता जब तक आग नहीं लग जाए। कनॉट प्लेस जैसी जगह में आधी बिल्डिंग्स के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये तरीका नहीं है हमको अपनी मॉक ड्रिल्स करने का कि एक दिन आपने सबको इकट्ठा कर लिया एक मैदान में, 5 एम्बुलेंस आ गई, 10 अफसर आ गए, एक आदमी को इवैक्यूएट कर दिया और हम तैयार हो गए मॉक ड्रिल के लिए। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल, बट रियलिटी यही है कि हम तैयार नहीं है। हमारे पास सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, हमें मालूम ही नहीं है कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन किसको कांटेक्ट करें कल को किसी को करना है तो किससे बात करें हम, कौन है सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल रूम्स कहाँ हैं इनके ऑपरेशन सेंटर्स, हमें नहीं मालूम। हम नागरिक हैं, हमें नहीं मालूम। तो ये एक ड्रिल करना इक्के दुक्के कई साल में इससे कुछ नहीं होता है। पहले आपको ड्रिल करने के पहले लोगों को ट्रेन करना है कि ड्रिल में उनको करना क्या है। आप ड्रिल में ले जाके नहीं बता सकते कि अब आपको ये करना है और वहां जाना है और ऐसे जाना है और ये करना है। आप देखिए अभी आप जो दिखा रहे हैं हमको टीवी पे, 5 आदमी ड्रिल में पार्ट ले रहे हैं, 100 आदमी खड़े देख रहे हैं। इनका कोई रोल नहीं है जो 100 आदमी खड़े देख रहे हैं। अगर असली बम गिरा, आपको क्या लगता है कि ऐसे 100 आदमी खड़े होकर देखते रहेंगे एक आदमी इवैक्यूएट होता हुआ? सबका कोई एक्शन होगा उसमें, सबको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और पीस टाइम में बहुत आसान है, 10 आदमी खड़े हैं, आपको मालूम है असली बम तो गिरा नहीं है किसी के ऊपर, पर जब एक्चुअल आपत्ति आएगी तो ये रिएक्शन लोगों का क्या होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, पैनिक होगा, लोग इंजर हो रहे होंगे, बहुत कुछ होगा जो हम बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में। ये ड्रिल जो है ये बड़ी प्रिलिमिनरी लेवल पे है जो ड्रिल आज हो रही है, इसको तो बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, तब ये ड्रिल किसी मायने रखेगी। अगर आपको असली में अपनी सिटीजनरी को प्रोटेक्ट करना है जब युद्ध एक्चुअल असल युद्ध होगा, और इसके लिए ड्रिल ये नहीं कि आपने 1 साल 5 साल में एक बार करी, आपको ये रेगुलरली अपनी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को प्रैक्टिस करानी है। आपको नागरिकों को तैनात करना है कि आज ब्लैकआउट होगा 8 बजे से 9 बजे तक, और जिस भी घर में हमको बत्ती जलती हुई दिखेगी उस घर के हम उसमें जाके हम फाइन करेंगे या जो भी करेंगे हम एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ। तब लोगों को ये जागरूकता होगी कि ये भी कोई एक सीरियस चीज है और इसको गंभीरता से लेना है। अभी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभी जब ये ऑफ सिंदूर हुआ, हमने भी सुना दिल्ली में भी ब्लैकआउट ड्रिल्स होंगी, कोई ब्लैकआउट ड्रिल नहीं हुई। एक आधा सायरन कहीं बजा, हमारे घर के आसपास तो कोई हमको सायरन सुनाई नहीं दिया। तो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार नहीं है तो एक दिन जब एक्चुअल टाइम आएगा करने का, हम तैयार होंगे उसके लिए कि नहीं? एग्जैक्टली। और कोस्टल टाउन्स में भी यही है, आपको फिशिंग कम्युनिटी को अलर्ट करना है, आपको सबको अलर्ट करना है कि कैसे उसको हैंडल करना है। बेसिक्स तो वही रहेंगे, आपके शहर हैं, पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन सेंटर में आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बिल्डिंग्स अर्बन एरियाज में जगह नहीं है, आधी जगह फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचने की जगह नहीं होती है। आपने उनका बंदोबस्त किया है, कैसे पहुंचेंगे वहां पे? ओवरहेड केबल्स जा रहे हैं, वो आपकी जब फायर ब्रिगेड आएंगी क्या वो वहां तक पहुंच सकती हैं? कमोडर अनिल जय सिंह, आपने बिल्डिंग पे पहुंच सकते हैं? आपने वाकई आपने कड़वी दवाई पिलाई है इस वक्त, आपने कड़वी दवाई पिलाई है और आपने इशारा दिया है कि जब तक इसे थंब रूल ना बनाया जाए कि ये करना ही करना है, हर 6 महीने पे करना है, तब तक ये खड़े हुए लोग पार्टिसिपेट करने की हालत में नहीं आएंगे। लेकिन हम मॉक ड्रिल अगर कर रहे हैं, वो इशारा क्या दे रही है? एम्बेसडर दीपक वोरा, मैं आपके साथ एक सवाल से शुरुआत कर लेना चाहता हूं। मैंने आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है तो बहुत कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है जो बहुत पहले हुआ होता है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा सैम बहादुर फील्ड मार्शल SFJ मानिकशाह साहब का, और उन्होंने एक जगह कहा था, उन्होंने कोट करते हुए कहा था कि मैंने अपने जूनियर से पूछा कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन दिस, तो उन्होंने कहा आई एम कंसिडरिंग। तो उन्होंने सवाल किया कि इफ यू वांट टू बी ए फूल बी वन क्विकली, अदरवाइज टेक डिसीजन एंड ओन इट। क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी जो समय के साथ बदलती है, उस डिप्लोमेसी को समय अभी समझ नहीं रहा है, या पाकिस्तान इसी तरीके से टाइम देना चाहता है कोई भी बिना फैसला लिए हुए? और भारत इस बार फैसला ले चुका है, भारत ने अपने दायरे तय कर दिए हैं और उसे ओन भी कर रहा है। ये किनसे पूछा प्रश्न आपने? ये आपसे पूछा एम्बेसडर वोरा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि भी पाकिस्तानियों तो बम नहीं फेंका, लेकिन हमारे कॉमोडोर साहब ने कई सारे बम फेंक दिया हमारे ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आप जो पूछ रहे हैं कि डिप्लोमेसी, सर, कूटनीति जो होती है हम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं,
डिप्लोमेसी कहते हैं कि उसमें देखना है यहाँ पे क्या करना है, इधर इस स्थिति में क्या करना है, हम बदलते हैं, हम बड़े न्यूआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। लेकिन हम आपका जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसका एक ही है सर रवैया, वो जिहाद है। जिहाद एंड डिप्लोमेसी साथ साथ नहीं जाते, वो समझता नहीं है। वो वो तो बनाना चाहता है क्या, वो रियासत मदीना वो ले जाना चाहता है 1300 साल पहले अपने देश को। हम जा रहे हैं 22वीं शताब्दी की तरफ, वो जा रहा है पीछे की तरफ। सो दे कैन बी नो इम्प्रूवमेंट उनकी डिप्लोमेसी में, खत्म हो गया, फंसे हुए हैं, टाइम वॉर्प, फंस गए हैं, बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। जिहाद से कौन लड़ेगा, वो खुद पर जिहादी हैं तो फिर क्या कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है सर कि जो इस समय हम कर रहे हैं डिप्लोमेसी में, हमने पाकिस्तान को, क्षमा कीजिए इस एक्सप्रेशन का, हमने उनके वस्त्र उतार दिए हैं, उनको निवस्त्र करे। कोई नहीं है, वो एक टर्की का आधा दरबान और एक वो क्या है, कौन सा तो देश है, अजरबैजान, जिसकी 5000 की फौज है, एक आधा कोई और उसके साथ खड़ा हुआ है। ईरान भी गया था, मेरे मुस्लिम डार्लिंग ब्रदर, उसने कुछ नहीं बोला, एक दूसरे पे बम फेंकते रहे थे। ही इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड एंड आइसोलेटेड। और हम लोग इस सर चौथी सबसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इस साल खत्म होने से पहले जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। 3rd लार्जेस्ट फौज हमारी, देखिए जनरल साहब इस समय स्क्रीन पे हैं, आप देख रहे हैं। जब ऐसे हमारे पास भारत के पास संतान है, कौन हमारे सामने टिकेगा। दुनिया को अगर चूज करना है, लेट मी पुट इट ब्लंटली सर, अगर आपको चुनना है भारत और आतंकिस्तान के बीच, व्हाट इज द चॉइस सर? सब मेरे पास आएंगे, उस कमीने के पास कौन जाए। इतना, दिस इज माय कन्विक्शन। यू सेड डिप्लोमेसी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, शब्दों को बहुत नर्म चुनती है, लेकिन आप उतना ही ज्यादा ब्लंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स आयरॉनिक, बट लेकिन नहीं, लेकिन के सिन्हा साहब का मैं रुख करूंगा। के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं और एक लंबा अरसा उन्होंने सर्विसेज में अपनी जिम्मेदारियों के साथ निभाया है। के सिन्हा साहब, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इन दो दायरों के बीच में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो न्यूज स्टूडियोज, रील्स, सोशल मीडिया की रील्स या वीडियो से कहीं अलग हुआ है जो उसके सुर बदले हैं? देखिए राजीव, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि 1989 में हम भी न्यूक्लियर हुए थे और वो न्यूक्लियर हुए, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान इसकी साइबर रैटलिंग कहते हैं, न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग, उसने कारगिल की बात 1 साल बाद ही हुआ था। साइबर रैटलिंग, बम मार देंगे, हम फोड़ देंगे, और हम उसको बाई करते रहे। और क्योंकि वो कन्वेंशनल एज को उसने वहां कहीं पार्ट लिया था कि कन्वेंशनली तो हम नहीं जीत सकते, मगर हम 2 चीज लेंगे, एक साइबर रैटलिंग करेंगे न्यूक्लियर का और ब्लैकमेलिंग करेंगे, और दूसरा जो उसने अपने एक्सटेंडेड आर्म ऑफ टेररिज्म चलाया। तो देखिए उसका पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोग इसको मानते रहे हैं, हम लोग जितने भी बैठे हैं फौज के लोग इसको, और डिप्लोमेट साहब जानते हैं कि ये टोटल ये नॉनसेंस है। दीज आर द वेपन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिटरेंस। इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं होता इन कन्वेंशनली। तो वो उसको करता रहा। पहले उसने उसको कर दिया था कि हमारे जो नेतागण हैं वो बोलते थे उनके पाव 1.5 पाव मार देंगे, धमाका कर देंगे। 99 से आप देखिए, 99 से लेकर के 2025 तक धमाका कर देंगे, धमाका कर देंगे, हम इसलिए रखे हैं, उसलिए रखे हैं। ये एक नैरेटिव चलाता था, और इंडिया कभी बाई नहीं किया है, मगर हमने एक हमने कहा कि नो फर्स्ट यूज, हमने अपनी एक डॉक्ट्रिन रखी, उन्होंने नहीं किया। कि हमने सेकंड रिटेलिएशंस की बात की कि हम सेकंड करेंगे, मगर हम पूरे के पूरे जमीन से उनको कितना बार भी हम खत्म कर सकते हैं, ये हमारा ये कहना था। देखिए आज क्या हमने उसके मिथ को जब हमने तोड़ा, और मिथ को किस तरह तोड़ा, यदि पाकिस्तान को आप देखेंगे, एक्चुअली डीप में जाएंगे तो AQ खान की एक जो थ्योरी है कि ये चोरी कराई हुई है, की जाई है, और उसको लोग कहते हैं कि नहीं ये अमेरिका के थ्रू ही आया था इनके पास में ये। तो न्यूक्लियर आज के दिन में हमें तो, मेरे को तो बहुत बड़ा डाउट है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है, क्योंकि इसकी जो मुहैया करवाया था चीजें वो अमेरिका करवाया था, और अमेरिका ऐसे पागल तो है नहीं, तो ये डाउटफुल तो है ही। तो जो आपने देखा ना, वो कह रहे थे कि उनके जो प्लांट हैं सरगोदा के पास में, वहां पर दोनों तरफ गिर गया और उसके बाद हिल गए, अमेरिका से प्लेन आया कि रेडिएशन हुआ कि नहीं। तो इनकी ये आप देखें, ये सारी चीजें मैं आपको ये नहीं बताता हूं, मगर बहुत डाउट है, बहुत डाउट है। हाँ, उसमें एक डर है कि क्या ये आतंकियों के हाथ में लगेगा, तो यदि पाकिस्तान
तो इन चीजों के अंदर देखते हुए आज के दिन में देखिए वो साइबर रैटलिंग कर रहा है। वो कहता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक नया चीज चला है कि वो चाइना से अभी वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन देगा और अमेरिकन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये जो ऐसा नहीं कि भारत ने जब किया 98 में और उसके कुछ दिन बाद इसने वहां कर दिया, तो इसको बैलेंस कराने के लिए अमेरिका ने इनको शायद न्यूक्लियर दिया नहीं दिया, कितनी कैपेबिलिटी है। 170 की बातें होती हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, अब कहते हैं कि चाइनीज भी इसमें घुस गए। मगर जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे तो ये पूरा हॉक्स है इसके ऊपर में। और आज आपने सुना हमारे, एंड ही इज अ ग्रेट डिप्लोमेट, फॉरेन मिनिस्टर, और जो हमारे बैठे हैं डिप्लोमेट साहब, मैं उनकी बड़ी ये ही हैज गॉट रिच एक्सपीरियंस से पूछिए कि ये हाउ ही तो वो हम ब्लैकमेलिंग और ये जो साइबर रेटलिंग की न्यूक्लियर, ये हम इसमें फंसेंगे। हमारे इट इज बियॉन्ड अस। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि धरती में उस सोचेगा भी, उसने कह रहा था ना कि 10 तारीख को हमने वो अपने कमांड, न्यूक्लियर कमांड को वहां इकट्ठा कर लिया था। वो उनके प्रधानमंत्री जो कह रहे थे मैं तो स्विमिंग कर रहा था, और हम फैज का समय था, नवाज का समय था, मैं स्विमिंग कर रहा था, मेरे को फोन किया। तो कौन से उन्होंने कमांड वहां पर चेक कर लिए? क्या उनके कमांड में उनके प्रधानमंत्री साहब नहीं आते हैं? क्या हमने उसको इकट्ठा? तो ये पाकिस्तान के इस चोचलेबाजी को हमें एब्सोल्युटली नकारा, एब्सोल्युटली इट इज अ हॉक्स, इट इज अ हॉक्स कॉल है। हमें अपनी तैयारी और डिफरेंस पैदा करनी और अब भारत सबको सारी चीजों को समझ भी गया है, क्योंकि भारत ने अब अपना शिफ्ट किया है वो फोकस जो अब तक एंटिसिपेट करता था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। लेकिन विंग कमांडर बख्शी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत ने इस बार कॉस्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान के साथ बढ़ा दिया है? कॉस्ट ऑफ टेरर और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान अंदर ही अंदर उसको समझ भी रहा है। बिल्कुल ठीक राजीव साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस समय समझ तो मिल गया है। उसको पता चल गया है कि कॉस्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा थी कि उसको गुहार लगानी पड़ी, उसको अमेरिका को कहना पड़ा कि मेरे सरगोदा में क्या कहते हैं रेडिएशन लीक हो रहा है, उनको इजिप्ट से सैंड मंगानी पड़ी। सब कुछ ठीक है, बोरोन, सब कुछ, दैट्स ऑल राइट। पर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो तो चाहे कितने भी पनिशमेंट उनको मिले, पर एक चीज होती है कि इनके हाथ में वो सिस्टम्स भी लगे हुए हैं जिससे हमको सावधान रहना पड़ेगा। चाहे वो ऑपरेशनली मिलिटरीली करें या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नॉन स्टेट एक्टर करें, उससे कोई बात नहीं। हमारी पूरी आर्म फोर्सेस अवगत हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर से। आपको क्या जरूरी थोड़ी है न्यूक्लियर ही है, वो कहीं न्यूक्लियर और केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम यूज कर सकते हैं। वो चाइना के बड़े दोस्त हैं और चाइना इस समय देख रहा है। जब लड़ाई चल रही थी, अभी छोटी सी जो एंगेजमेंट थी, तो उस समय चाइना एंड बांग्लादेश वर वेटिंग। वो अलग अलग प्लान्स करे हुए हैं उन्होंने, चाहे वो ज्योग्राफिकली हमारे इंटरवीन करें और थ्रू अदर मीन्स। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आई कम बैक टू माई पॉइंट, कि जो हमने सिविल डिफेंस की तैयारी है उसमें हमको न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल की भी तैयारी करनी है। लेट मी टेल यू, ये बात नहीं है कि शेर, हम जंगल से जा रहे हैं, आज शायद शेर बीमार होगा तो कोई नहीं, हम निकल जाते हैं। यू नेवर नो क्या व्हाट कैन हैपन। यू हैव टू मेक योर पीपल अवेयर कि व्हाट इज अ न्यूक्लियर शेल्टर, व्हाट इज न्यूक्लियर कंटेमिनेशन डिवाइस, न्यूक्लियर मेडिसिनल सेंटर, फिर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ऑल आर्मी यूनिट्स आर अवेयर ऑफ इट। और यहाँ पर हमारे वेपन सिस्टम बने हुए हैं विच आर केपेबल ऑफ वर्किंग अंडर दोज इन्फ्लुएंस। तो हमको इस पे कोई इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये एवरीबडी कैन बी टोल्ड। ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेल एजुकेटेड, एनसीसी कैडेट्स आर एजुकेटेड। इसकी भी हमें अवगत कराना होगा लोगों को। हमें वी हैव टू टेल देम दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड जैसे हम बात कर रहे थे, आई विल नॉट बी वेरी क्रिटिकल ऑफ आवर सिविल डिफेंस, लेट अस गिव देम अ चांस कि वो अभी बेचारे उनको लाइफ में देखा भी नहीं किसी ने ये ऐसी चीजें होती हैं। तो दे हैव टू बी वी हैव टू मेक देम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसके लिए देयर हैव टू बी लिटिल एजुकेशनल प्रोग्राम्स आल्सो, वी हैव टू बी वीडियो प्रोग्राम्स फॉर देम टू मेक देम अंडरस्टैंड ये है क्या सब कुछ चीज। सिर्फ जाके मैदान में खड़े होके भोपू से आप नहीं बात कर सकते। वी हैव टू, इसके लिए बड़ी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
इस मेहनत के लिए आर वी रेडी, वी हैव टू मेक श्योर। तो मैं आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, वी हैव स्टार्टेड द गेम, यस लेट्स होप वी विल विन एंड वी शैल विन, बट वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें एक सीक्वेंस की शुरुआत है। कमोडोर अनिल जैत सिंह ने जो बातें उठाई थी, मैं उनको रिजेक्ट करने की बात नहीं कह रहा, लेकिन वो ज़रूरी हैं। हमको अपना लेवल ऑफ मॉक ड्रिल उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि एनिमी हमारा ऐसा है, वो कुछ साल बाद एक बार फिर से वही हरकत करेगा, चाहे कितना भी वो आगे बढ़ाओ डीजीएमओस के लेवल पे कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन कमोडोर अनिल जैत सिंह, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चालू है, जो अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, रुका नहीं है, क्या पाकिस्तान समझ गया था वन मोर स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल बी ए केस स्टडी, इसलिए आगे बढ़ा? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान, मेरे ख्याल से उनकी बदकिस्मती ये है कि वो अपनी चुंगल में फंस गए। उन्होंने टेरर को सपोर्ट किया है और अब टेरर उनको ही खाने के लिए आया है। अगर वो अभी तो हमको मालूम है कि उनका जो ऑफिशियल पॉलिसी है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट, टेरर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया के खिलाफ। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने ये 3 दिन का जो ऑपरेशन किया, इससे वो बाज आएंगे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी होगा। और अब जो हमने धमकी दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, इस पे हमको पूरा तरह कायम रखना है और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर उनके पास जाना है कि अब हम बर्दाश्त और नहीं करेंगे। हम 40 साल से आपका ये बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी बातों में आ रहे हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप छोटा देश हैं, हम बड़े देश की तरह आपको माफ करते हैं हर बार, पर आप हमारे ऊपर फिर वही कार्रवाई फिर करते हैं। तो अब की बार हमने ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, इसका मतलब हमने ये पाकिस्तान स्टेट को ये बता दिया है कि अब हम खाली टेररिस्ट के पीछे नहीं जाएंगे, अब हम आपके पीछे भी आएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी अपने आप ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब वो जिन लोगों को इन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया है, उनको फंक्शन नहीं करने देंगे। तो ये सिचुएशन अभी कंटिन्यू होगी। पाकिस्तान आर्मी की स्टेट पॉलिसी रहेगी। पहली बार होगा कि 3 दिन के इस स्कर्मिश के बाद जब उन्होंने हमसे सीज फायर मांगा, उनको मालूम था वो कितनी कमजोर स्थिति में है, तो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। तो अगर ये उनका एटीट्यूड है कि ये ऐसे हम इतने पावरफुल फौज हैं और अपनी पब्लिक को वो डिसइंफॉर्मेशन से ये समझा रहे हैं कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, और फील्ड मार्शल बनने का ये एक मकसद ये है अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, क्योंकि हम युद्ध जीते तो अब हम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बन गए। तो ये रास्ता उनको कहीं नहीं ले जाएगा, जहां हम ले जाना चाहते हैं उनको वहीं जाके रुकेगा वो। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है जो हमने अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये इस पे हम बिल्कुल कायम रहें इस पॉलिसी पे, और जब भी हमको मौका मिले हम ये उनको याद दिलाएं कि ये हमारी पॉलिसी और ऐसे हम आपको हिट करेंगे अगली बार। इस पॉलिसी का एहसास कराते रहना पड़ेगा। लेकिन एम्बेसडर दीपक वोहरा, क्या जो कुछ हुआ उससे या जो नहीं हुआ उससे, मेरा सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी से पीओके लिया जा सकता है? क्योंकि जब तक पीओके जो अब भारत ने कहा है कि यही डिस्कशन का मुद्दा होगा, जब तक ये नहीं होता तब तक हरकतें होती रहेंगी। पहली बात, क्या डिप्लोमेसी से पीओके ले सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का पाकिस्तान के रूप में बने रहना ठीक है? बहुत सालों से हम ये देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान का जो इस समय रूप है, कुछ समय जब मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी, कहते अरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है, मत सताओ इनको एटसेट्रा। आज पाकिस्तान का गैब हो जाना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। उनका जिंदा रहना मेरे लिए दुनिया के लिए कोई फायदा नहीं है, उनका मर जाना दुनिया के लिए कोई नुकसान नहीं है। सो जो डिप्लोमेसी की आप बात करें, ये हम प्रेशर बनाते हैं, और मेरा मानना है सर, जो बिल्लू भाई क्लिंटन ने 90s बिल्लू भाई क्लिंटन पंजाब वाले, जब वो इलेक्शन लड़ रहा था अमेरिका में, किसी ने कहा आपको वोट क्यों करें, आप में क्या खास बात है, बोले इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। भारत की आर्थिक शक्ति आप तो 4थे नंबर पे हैं, दिसंबर तक 3रे पे पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे कि वो लोग खुद चाहेंगे कि वो भारत के साथ फिर से मिल जाए। कश्मीर इज वन, वो थोड़ा चोरी से ले गया, उसको अब वापस कर देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने करियर में देखा है। अगर कहीं और बलूचिस्तान को वो बचाना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा को बचाना चाहता है, वो 3-4 जगह नहीं लड़ सकता, बोलेगा यार चल ये पीएके वालों को बोलो चले जाओ उधर, मैं दूसरा लाहौर को बचाता हूँ, ये बचाता हूँ, वो बचाता हूँ। सो इट विल बी अ ट्रेड ऑफ। आप ये देखेंगे बहुत जल्दी होगा सर, मेरी जिंदगी में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में तो आप जरूर देखेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप यू आर स्टिल
नॉट मोर देन 40। आई होप सो आप जैसे जवाब दे रहे हैं, और शायद मेजर जनरल के सिन्हा और विंग कमांडर सर भी यंग ब्लड के ही हैं, क्योंकि जब जवाब देते हैं तब मुझे समझने में काफ़ी आसानी होती है। और कमोडोर अनिल जय सिंह, आप सब लोगों के साथ बात करने में एक